हेलो बच्चों। तो हम लोग फंक्शन का दो क्लास हम लोग देखे। एक में हमने क्लासिफिकेशन किया और दूसरा में हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात की। पहला जो हमारा क्लास था वो इंट्रोडक्शन का हुआ, जिसमें हमने डेफिनेशन देखा, डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, डोमेन रेंज का क्या मीनिंग होता है, नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है। दूसरे में क्लासिफिकेशन पे हमने स्टार्ट किया, जिसमें कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के बारे में हमने सीखा। अब पिछले क्लास में होमवर्क भी दिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। है y इज इक्वल टू SGN ऑफ x माइनस 1। y इज इक्वल टू SGN ऑफ x माइनस 1, ये क्वेश्चन था हमारा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले ग्राफ खींचेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, और फिर इस ग्राफ से हम लोग खींचेंगे y इज इक्वल टू SGN ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ खींचते हैं। कैसे खींचाएगा, 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा। x y, वैसे बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं है, एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे। x अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -1, और अगर y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो इस तरह से हमारा ग्राफ हो गया। सपोज ये 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, -1, -2, -1, -2, ये 0, 1 2, 1 2, -1, -2, -1, -2, ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। तो x अगर 0 है, x 0 है तो x एक्सिस पर जाओ, कहा 0, यहां पे हाथ रखे। y का वैल्यू कितना है, -1 पे आओ, यानी ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट, अगर x 1 है तो पहले तो x होता है तो x1 y0, x1 तो x1 y0 यहीं पर हो गया। तो ये दो पॉइंट अपने पास है, इस दो पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दिया। ये लाइन हो गया किसका, लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 1 का। क्लियर है ये। अब SGN का ग्राफ खींचना है। SGN का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो SGN का ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जहां x एक्सिस को कट किया वहीं पे वैल्यू होगा, ठीक है, यहीं पे वैल्यू हो गया। फिर x एक्सिस के ऊपर 1 पॉइंट पर ग्राफ x एक्सिस पर है, इसीलिए यहां पर वैल्यू सिग्नम वैल्यू 0 होगा। और इस पॉइंट के बाद ग्राफ कितना किधर है, ऊपर, तो इस पॉइंट के जस्ट ऊपर, इस पॉइंट के जस्ट ऊपर एक लगाओ ओपन, और इस पॉइंट के जस्ट एक नीचे, एक यूनिट नीचे एक ओपन लगाओ, ओपन लगाओ, ओपन लगा, एक यूनिट नीचे, एक यूनिट इतना हाइट है उतना ही हाइट पर, एक यूनिट ये उतना ही हाइट पर। अब यहां से राइट ग्राफ किधर गया है, ऊपर, आगे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो राइट ले के चले जाओ। यहां से ग्राफ किधर गया है, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट आया है ग्राफ, तो ये हो गया। तो ये जो ग्राफ अभी हमने खींचा है, ये तो ग्राफ था, चूंकि दो कलर नहीं है अपने पास, ये जो लाइन था वो तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का था, ये डॉटेड लाइन। और अभी जो ये ग्राफ बना, ये पॉइंट और ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू SGN ऑफ x माइनस 1 का। क्लियर है। अब इसी तरह से हम सबका ग्राफ खींच सकते हैं। किसी भी फंक्शन के सिग्नम का ग्राफ खींचने के लिए हमें उस फंक्शन का ग्राफ खींचना होता है। पहले हम उस फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे और फिर ग्राफ खींचने के बाद उस फंक्शन के सिग्नम का ग्राफ खींचेंगे। तो आगे हम लोग बहुत सारे ग्राफ सीखेंगे और फिर उस ग्राफ के सिग्नम का भी ग्राफ हम लोग खींचेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्लासिफिकेशन में हम लोग लिखे थे वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th क्लास में भी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। जितना भी क्लासिफिकेशन है ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कैलकुलस नहीं होगा। हर फंक्शन का अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है, हर एक फंक्शन का अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है।
सो y इज इक्वल टू ये सिंबल, वैसे ये बिग ब्रैकेट का सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, बिग ब्रैकेट का, लेकिन ये लिखा हुआ रहेगा वेयर, ऐसे करके डॉट लगा के, डिनोट्स GIF, डिनोट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब ये लिख देगा कन्वेंशन, ये सिंबल अगर लिख दिया है ये चीज, इसका मतलब अब ये बिग ब्रैकेट नहीं रहा। जैसे हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, क्या एक्स होता है कॉस्ट प्राइस? नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं, और फिर आगे प्रॉब्लम में एक्स को ही हम कॉस्ट प्राइस लेके आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ये कन्वेंशन मैथमेटिक्स में बनाया गया है कि ये सिंबल जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी है, और चूंकि बिग ब्रैकेट का भी हम जानते हैं, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ऐसा कन्वेंशन, मतलब बिग ब्रैकेट है, और जब ये कन्वेंशन दे दिया, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू इतना डिनोट्स GIF इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब नाम ही है इंटीजर फंक्शन, मतलब जिसमें भी ये सिंबल लग गया, ये सिंबल मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अब वो इंटीजर बन गया। जिसमें भी ये सिंबल लग गया, अब वो क्या बन गया, इंटीजर बन गया। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x will always नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट सबसे नजदीक का इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, या तो x के बराबर होगा या x से छोटा होगा। x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा x के नजदीक का इंटीजर होगा, जो या तो x से छोटा होगा या x के बराबर होगा। x के बराबर कब होगा, इक्वालिटी होल्ड्स, मतलब यहां इक्वल टू का साइन कब लगेगा, इफ x इज इंटीजर, अगर x क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू x के बराबर तब होता है जब x क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं x, और ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर x का वैल्यू 0 है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा, 0.1 है तो भी 0 होगा। नजदीक का इंटीजर होना चाहिए लेकिन उससे बड़ा नहीं। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 ही, क्योंकि नजदीक का इंटीजर 0 है। लेकिन और 0.9 के नजदीक का इंटीजर तो 1 है, लेकिन 1 बड़ा हो जाता है 0.9 से, बड़ा नहीं हो सकता। तो 0 से लेके 1 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0, 1 से लेके 2 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1, 2 से लेके 3 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2, और इस तरह से n से लेके n+1 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, n होगा। जिसको अगर हम नंबर लाइन पे देखें, ये नंबर लाइन है, ये अपना 0, ये 1, ये 2, 3, और इस तरह से ये अपना n है, और ये क्या है, n+1 है। ये -1, इधर -2, इधर -3। 0 से लेके इंक्लूडिंग 0 से लेके 1 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना देगा, 0। 1 से लेके 2 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1, 2 से लेके 3 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2, n से लेके n+1 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, n होगा। -1 से लेके 0 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1, -2 से लेके -1 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1.1। अच्छा, -1.1 के नजदीक का तो इंटीजर है -1, परंतु -1 से बड़ा हो जाता है, इसलिए उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, -2। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो भाई इसके नजदीक का इंटीजर। तो -1.1 के नजदीक का इंटीजर क्या क्या है, एक -1 है, लेकिन -1 इससे बड़ा हो जाता है, तो बड़ा में तो हम जा नहीं सकते, तो नीचे आओ छोटा में, तो -1 से छोटा क्या है, -2, इसलिए -2। क्लियर है? फिर से एक बार बढ़िया से समझो भाई, y इज इक्वल टू इतना, वेर इतना डिनोट्स GIF इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये जब तक नहीं लिखा रहेगा तब तक बिग ब्रैकेट रहेगा, ये जब लिखा जाएगा ये,
तो फिर अब ये बन गया किस चीज का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा x के नजदीक का इंटीजर होगा, सबसे नजदीक का, जो या तो इंटीजर होगा या फिर जो या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो उसके बराबर कब होगा, जब वो खुद इंटीजर होगा, अदरवाइज हमेशा उससे छोटा होगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं क्या, उसके बराबर इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उतना ही होता है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 का 3, -1 का -1, -2 का -2। किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उतना ही होता है, किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उतना ही होता है। क्लियर है? अब 0 से लेके 1 के पहले तक का 0 होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9 सबका 0 ही होगा। फिर 1 पर जैसे ही जाएगा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है, 1.1 का भी 1 होगा, 1.2 का भी 1 होगा, 1.9 का भी 1 होगा, 2 से पहले तक का 1 होगा, फिर 2 पर 2 पे चला जाएगा। तो इस तरह से n से लेके n+1 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है, n, जिसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? नया फंक्शन है, स्पेशली 11th वाले बच्चों के लिए नया है। जैसे मॉडुलस के बारे में हमने पढ़ा, वैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक अपना फंक्शन है। बहुत सारा फंक्शन है, जैसे हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वैसे ही एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग और फिर उसका प्रॉपर्टी, और सारे चीजों को दिमाग में बढ़िया से सेट करना है। लॉकडाउन में इसे लॉक कर लेना है। तो अब है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये x का वैल्यू और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू 0 से लेके 1 के पहले तक है तो 0 होगा, x का वैल्यू 1 से लेके 2 के पहले तक है तो 1 होगा, x का वैल्यू 2 से लेके 3 के पहले तक है तो 2 होगा, और इस तरह से x का वैल्यू n से लेके n+1 के पहले तक है तो क्या होगा, n होगा। तो अब ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ये x एक्सेस, y एक्सेस, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5, -5 तक हम लोग ले गए। तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 ही, 0 पर 0 होगा। दूसरा कलर आता तो क्लियर अच्छा पता चलता। 0 पर 0 होगा और 0.1 पर भी 0 होगा। ये 0 कहां तक जाएगा, 1 के पहले तक, 1 के पहले तक। 1 जैसे ही होगा 1 पे चला जाएगा। कहां तक 1 होगा, 2 के पहले तक। फिर 2 पर चला जाएगा, 2 पर कहां तक 2 होगा, 3 के पहले तक। फिर 3 पर 3 पे चला जाएगा, कहां तक 3 होगा, 4 के पहले तक। 4 पे चला जाएगा, 4 पे कहां तक होगा, 5 के पहले तक, और 5 पे चला जाएगा कहां, 5। अब 0 से छोटा -1 पर, -1 तक -1, -1 से छोटा -2 पर, -2 तक -2, -2 से छोटा -3 पर, -3 तक -3, -3 से छोटा -4 पर, -4 तक -4, -4 से छोटा -5 तक, और -5 तक -5। तो ये जो ग्राफ हमारा है, ये सब यही ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। अब अगर हम इसका डोमेन देखें तो हर जगह इस इंटरवल में भी ग्राफ है, इसमें भी 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 है, इसमें भी, हर जगह इस तरह से ग्राफ आ रहा है। तो फंक्शन का डोमेन हो गया क्या, ऑल रियल, -∞ से +∞, और रेंज तो पहले ही बोल चुका कि इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है, तो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देगा। तो इंटीजर, ऑल इंटीजर आए। ये डोमेन हो गया ऑल रियल और रेंज क्या हो गया, इंटीजर। क्लियर है?
तो यहां तक कोई दिक्कत है? इसके आगे प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करते हैं। Properties of greatest integer of x. Properties. पहला, greatest integer of x is equal less than equal to क्या होता है? x. दूसरा, greatest integer of x हमेशा बड़ा होता है x माइनस 1 से। तीसरा, greatest integer of x is equal to x होगा अगर x क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है। x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा x से छोटा या बराबर होगा और x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा x माइनस 1 से बड़ा होता है। और x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू x के बराबर तब होगा जब x क्या होगा? इंटीजर होगा, या फिर अगर बराबर है तो x इंटीजर होगा, और अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू x के बराबर होगा। चौथा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, x कुछ भी हो, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो ये इंटीजर हो गया। अब इंटीजर हो गया तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये बाहर हट जाएगा। कहने का मतलब अगर इंटीजर है, क्योंकि मॉड का क्या काम था? नॉन निगेटिव बनाना। मॉड का काम है नॉन निगेटिव बनाना, तो अगर नॉन निगेटिव है तो मॉड हट जाता है। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम है इंटीजर बनाना, अगर पहले से इंटीजर है तो इंटीजर क्या हो जाएगा? हट जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन। तो पहले से ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है वो इंटीजर है तो ये वाला हट जाएगा। दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फिफ्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस बाहर ये हो जाएगा i, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटीग्रल पार्ट है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल से फ्री हो जाएगा। 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये डिपेंड करेगा x पर। अगर x इंटीजर होगा, और दूसरा इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू i, अगर x इंटीजर होगा तो x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू माइनस x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होगा, और इसका अदरवाइज माइनस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। सेवेंथ नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, अगर n है इसका मतलब सबसे पहले तो n इंटीजर होगा, क्योंकि मॉड x इक्वल टू माइनस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड का वैल्यू माइनस में नहीं होता है। वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा, इसका मतलब n यहां पर क्या है? इंटीजर होगा, तभी ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट करेगा, n बिलोंग्स टू i। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n के बराबर है तो x का वैल्यू क्या होगा? n से लेके n प्लस 1 के पहले तक, क्योंकि n से लेके n प्लस 1 के पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है? n होता है। 8, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन n। 9th, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n। 10th, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n। 11th, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n के बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n के बराबर, तो x का वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n के बराबर है तो x का वैल्यू हुआ n से लेके n प्लस 1 के पहले तक, यहां से लेके यहां के पहले तक का ये होता है, यहां से लेके यहां के पहले तक का ये होता है कि नहीं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n से छोटा है इसका मतलब ये वैल्यू है, तो x का वैल्यू n या उससे बड़ा नहीं होगा, n से छोटा ही होगा। इसका मतलब x लेस देन कितना? n या n के अगर बराबर है तो ये भी वैल्यू है, तो n प्लस 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब x लेस देन कितना? n प्लस 1। n से अगर बड़ा है, n से बड़ा, तो इससे पहले नहीं हो सकता है, यानी मिनिमम वैल्यू n प्लस 1 या उससे बड़ा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। और n या n से बड़ा है तो n से छोटा नहीं होगा, क्योंकि n से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है? n माइनस 1, जबकि यहाँ मिनिमम वैल्यू n है, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो ये कुछ प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्लियर है।
नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो y इज इक्वल टू इतना, फिर से ये क्या है, मिडिल ब्रैकेट, वेयर इतना डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट is called fractional part function of x, fractional part function of x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x में से अगर हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा देंगे तो वो हो जाएगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब अगर x इंटीजर है, अगर x क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो होता ही नहीं है, सॉरी इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये बाहर निकल जाता था क्योंकि इंटीग्रल पार्ट निकालना होता था, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो ये तो इंटीग्रल पार्ट है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये हट सकता है। दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब जितना 1 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1.1 का होगा, उतना ही 2 का 1.1 का होगा, उतना ही 2.1 का होगा, उतना ही 3.1 का होगा। हर एक यूनिट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट अपना वैल्यू रिपीट करता है। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन जो वैसा फंक्शन होता है जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करे। पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1, और 0 से 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0.1 का भी 0.1, 0.2 का भी 0.2, सेम का सेम तब होगा जब 0 से लेके 1 के पहले तक होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x होगा अगर x का वैल्यू 0 से लेके कहां तक होगा, 1 के पहले तक। किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से लेके 1 के पहले तक ही होता है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से लेके 1 के पहले तक ही होता है, 0 से लेके 1 के पहले तक ही। 1 जैसी होगा तो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। तो इसका रेंज पता है, पीरियोडिक भी पता है, पीरियोडिसिटी, पीरियड कितना है 1 यूनिट, तो रेंज 1 है 0 से 1, तो ये 0 लाइन है और ये 1 लाइन है, इसी के बीच में ग्राफ खिंचाएगा। ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3 और ये 0। ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस। 0 से लेके 1 के पहले तक में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना के बराबर होता है, x के। इसीलिए इस इंटरवल में y इक्वल टू x का ग्राफ जैसा ही y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होगा। तो 0 से लेके 1 के पहले तक में लेना है, ये रहा y इक्वल टू x का ग्राफ। लेकिन हमें लेना है कहां से कहां तक में, 0 से लेके कहां तक, 1 के पहले तक। और अब पीरियड इसका कितना है 1, तो हर एक यूनिट के बाद रिपीट करेगा। तो जैसा ग्राफ 0 से 1 के बीच में है वैसा ही ग्राफ 1 से लेके कहां तक होगा, 2 के पहले तक। वैसा ही ग्राफ 2 से लेके 3 के पहले तक, वैसा ही ग्राफ 3 से लेके 4 के पहले तक, वैसा ही ग्राफ -1 से लेके 0 के पहले, -2 से लेके -1 के पहले, -3 से लेके -2 के पहले। तो ये ग्राफ हो गया। ग्राफ क्लियर दिख रहा है कि रेंज 0 से लेके 1 के पहले ही है, ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं है। 0 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है। डोमेन क्या हो जाएगा, तो हर जगह पे ग्राफ है, तो इसलिए ऑल रियल। रेंज कितना, 0 से लेके कहां तक, 1 के पहले तक। यही उसका प्रॉपर्टी भी है।